आगे बढ़ेंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में निकाय चुनाव के चक्रव्यूह को भेदने में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निकाय चुनाव के चक्रव्यूह को भेदने के लिए गुरु मंत्र दिए। उन्होंने जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है उन पर विशेष तौर पर फोकस करने की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी से जुटकर पूरी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने को कहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लक्ष्य के पहले निकाय चुनाव में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर बांधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। तो लगातार बीजेपी हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रही है। एक तरफ 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही एक्शन मोड में आ चुकी है, तो वहीं उससे पहले निकाय चुनाव जो कि यूपी में होने वाले हैं उनको लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है और बहुत तेजी से काम करती नजर आ रही है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के निकाय चुनाव को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है और इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार गोरखपुर का रुख किया और यहां पर उन्होंने पार्टी के तमाम क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की, उनके साथ बैठक की और निकाय चुनाव को लेकर गहन मंथन किया है। इसके बाद तमाम उन सीटों पर पुरजोर तरीके से काम करने की हिदायत दी गई है जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर फिलहाल नजर आ रही है। साथ ही ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस तरह से तैयारी कर लेनी है कि तमाम 80 सीटें जो लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी सीटों को जीत लिया जाए। और इसी गुरु मंत्र के साथ अब बीजेपी यूपी के निकाय चुनाव में आगे बढ़ रही है। और लोकसभा की चुनाव की तैयारी में भी बीजेपी इस वक्त जुट चुकी है। सभी प्रदेशों के लिए नए प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी द्वारा बनाए गए नए प्रभारियों की सूची ट्विटर पर जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया। सांसद हरीश द्विवेदी को बिहार में सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन नवीन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है और आपको बता दें कि मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा का जिम्मेदार त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को बनाया गया है। केरल का प्रभारी सांसद प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है, जबकि राधा मोहन अग्रवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो तमाम प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 2024 की रणनीति तय कर ली गई है कि कौन किस प्रदेश का प्रभारी होगा, कौन मोर्चा संभालेगा तमाम प्रदेशों में। और इसी क्रम में 13 प्रदेश के प्रभारियों में फेरबदल किया गया है, जिसमें राजस्थान शामिल है, नॉर्थ ईस्ट शामिल है। तमाम जो लिस्ट है वो ट्वीट के जरिए जारी की गई है और वो लिस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो नामों की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। उन नामों की जो लिस्ट है, जो ट्वीट किया गया है बीजेपी के द्वारा, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सांसद हरीश द्विवेदी की अगर बात करें तो उन्हें बिहार में सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं और हरियाणा की जिम्मेदारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को दी गई है। वहीं केरल की बात करें तो यहां पर प्रभारी सांसद प्रकाश जावड़ेकर नियुक्त किए गए हैं, जबकि राधा मोहन अग्रवाल को केरल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो तमाम दिग्गजों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और लक्ष्य 2024 लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है।
उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी टी शर्ट को लेकर तंज कसा है। बीजेपी ने ब्रांड के साथ राहुल की टी शर्ट में फोटो और टी शर्ट की तस्वीर को शेयर किया है और उसकी कीमत को भी शेयर किया है। बीजेपी का आरोप है कि ये टी शर्ट 41,257 रुपए की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी ने ट्वीट में कहा, भारत देखो। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार कर पूछा कि यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर बीजेपी डर गई है क्या। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी की ट्वीट को लेकर रमेश ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी का सूट और चश्मा भी देखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी को सिर्फ तंत्र का तोप चलाना आता है। तो लगातार कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पॉजिटिव नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी भारत जोड़ो यात्रा को लगातार एक मुद्दा बनाए हुए है। वहीं अब राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने जो सफेद रंग की एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उस टी शर्ट की फोटो को ट्वीट करके बीजेपी ने उसकी ब्रांड और साथ ही उसकी कीमत की तस्वीर को भी ट्वीट किया है, उसे शेयर किया है और सवाल किया है कि 41,257 रुपए की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि एक पद यात्रा है, वो कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चश्मे और उनके कपड़ों को भी भारत ने देखा है। जयराम रमेश ने भी पीएम की ओर इशारा किया है, जिसके बाद बीजेपी ने एक और ट्वीट के जरिए कहा कि अब कांग्रेस निजी हमलों पर आ गई है। आपको याद है नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए। ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री के। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई है और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की शहनाई बजा रहे हैं, पर बीजेपी को सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाने आता है और वो तोप का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि हमारे कंटेनर को लेकर, हमारे टी शर्ट को लेकर, हमारे जूते को लेकर, हमारे मोजे को लेकर, कल परसों अंडरवेयर को लेकर भी वो ये इसको बहस पर लाएंगे। असली बात यह है, लोकतंत्र की शहनाई एक तरफ और दूसरी तरफ एक तंत्र का तोप। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुक्रवार को गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर महेंद्रगढ़ जिले में 4 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। वहीं सोनीपत जिले में भी 2 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में बह गए।
यूपी के उन्नाव और संत कबीर नगर में भी 7 लोगों की डूबने से मौत हुई। जानकारी के मुताबिक महेंद्रगढ़ में करीब 7 फुट की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 9 युवक पानी में तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 के शव निकाल लिए गए, जबकि अन्य को बचा लिया गया। रेस्क्यू किए गए सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 4 को ब्रॉट डेड घोषित कर दिया गया था। और पश्चिम बंगाल के जो मध्य बंगाल इलाका है, वहां की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षोभा मंडल स्तर तक फैला हुआ है। ये 10 या 11 सितंबर तक पश्चिम मध्य और उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अधिक सशक्त हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज 10 सितंबर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। राजधानी दिल्ली में आज हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 25 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला और तटीय कर्नाटक में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की SCO बैठक में मुलाकात से पहले भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के हॉट स्प्रिंग गोगरा इलाके में PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारतीय और चीनी सैनिकों की वापसी सोमवार तक पूरी हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचों को तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। बता दें कि भारत और चीन गलवान क्षेत्र से अब तक अलग होने में सफल रहे हैं। वहां जून 2020 में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच भयंकर झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जो कि चीन के थे। हालांकि चीन ने कभी भी इसे स्वीकारा नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप देखते रहे FM न्यूज।